स्मोकिंग की बात की है, आजकल टीनेज के बच्चे भी कर रहे जी, हैं और बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है, चले कर रहे हैं, लग गए हैं, किस तरह से उससे जान छुड़वाई जा सकती है? क्या देखिए solution? अब हम जब फार्माकोलॉजी, हमारे मेडिकल कॉलेज में एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में एक चैप्टर है एडिक्शन। एडिक्शन में आपके पास उसका जो पहला सवाल था, मुझे याद है उस पर 2 तरह की डिपेंडेंस की डेफिनेशन थी। एक थी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और एक फिजिकल डिपेंडेंस। Okay. फिजिकल डिपेंडेंस जो होती है उसको एडिक्शन कहा जाता है, यानी लत लगना। फिजिकल डिपेंडेंस जैसे शराब की हो गई, ये जो नशे हो गए, चर्स, कोकेन। जो सिगरेट है वो एडिक्शन के जुमरे में नहीं आता, वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। तो जो चीज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है उसको तो छोड़ना मुश्किल ही नहीं है। सिगरेट छोड़ना वैसे ही है जैसा कॉफी और चाय छोड़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। नहीं, लेकिन हमने देखा लोग कहते हैं अगर छोड़ दें तो बस सब तबीयत बोझल है, कुछ चीजें बहुत काम सारे नहीं हो लोग रहे हैं, देखिए जी, जैसे सिगरेट में निकोटीन है, चाय में कैफीन है। बहुत सारे लोग हैं वो बाथरूम नहीं जा सकते, स्टूल पास करने नहीं जा सकते अगर वो चाय का कप ना पिए। वैसे ही बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, वो पखाना करने नहीं जा सकते जब तक वो 2 सिगरेट ना पी लें। ठीक है, तो वो निकोटीन की वजह से, जैसे कैफीन की वजह से उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी इस पॉडकास्ट से उठी हूँ, मैं थकी हूँ, ये मेरे माइंड में है कि मैं चाय का कप पीऊंगी तो मैं पेशेंट्स देखना शुरू करूंगी। ठीक है, और ये बड़ी स्लाइट सी डिपेंडेंस है। जस्ट 2, 3 और 4 वीक्स में चाहूँ तो मैं चाय पिए बगैर पेशेंट्स देखना शुरू कर सकती हूँ, कॉफी पिए बगैर पॉडकास्ट पे बैठ सकती हूँ। सिगरेट भी उतना ही इंटेंस है, उससे ज्यादा इंटेंस नहीं है। सिगरेट फार्माकोलॉजी में, मेडिकल की बुक्स में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के जुमरे में आता है, फिजिकल में नहीं आता। मेरे जेहन में जो सवाल थे ना वो अभी पीछे रह रहे हैं, जो आपकी बातों से निकलने वाला नए सवाल निकलते आ रहे हैं। पखाने की आपने बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको खाने के फौरन बाद पखाने के लिए जाना पड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये बीमारी है या ये नॉर्मल है? इस पे बिल्कुल खुश ना हुआ करें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और बड़े मजे से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना तेज है, खाना खाते ही। तो मैं कहती हूँ तेज नहीं है, खराब है। आपका जो गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि आपके फूड को जब आप खाना खाते हैं ना, कंप्लीटली सिस्टम से निकलने में 36 घंटे लगते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। किसी भी नॉर्मल इंसान को दिन में सिर्फ सुबह के टाइम आपका पेट खाली होना चाहिए। उसके बाद खाना खाते ही, अब हमने नाश्ता भी कर लिया, दोपहर का भी खाया, रात का भी खाया, नहीं आपको बाथरूम नहीं आना चाहिए। इसका क्या मतलब है भला? इसका मतलब है कि आपकी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, 90% डाइजेशन कार्ब, फैट और प्रोटीन की स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, वो एंजाइम्स नहीं बना रहा। वो फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं बना रहा, आपको मल्टा एंजाइम्स की कमी है, तो खाना बाहर निकल जाता है। और जिन लोगों को खाना खाते ही स्टूल आ जाता है, वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। आपका स्टूल अक्सर टूटा हुआ भी होता होगा और उसमें फूड पार्टिकल्स भी होते होंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ ना। उसका मतलब है कि उसमें आपके पास फूड पार्टिकल्स आ गए हैं। ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट ये होता है कि वो हर्ब्स लें और वो विटामिन्स लें जो कि एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट करें। एक बड़ा ही अच्छा हेल्दी सिंथेटिक विटामिन होता है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है, मल्टा एंजाइम कॉम्प्लेक्स लें ट्वाइस डेली विद मील्स, कुछ दिन में आपको बेटर लगना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट स्टार्ट करें। 5 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की डोज से, नहीं मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंथेटिक है, ये आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। प्रोबायोटिक 5 बिलियन CFU ट्वाइस डेली विद मील्स लें। अब कुछ हर्ब्स बताऊंगी जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास हैं। ठीक है, जिंजर बूस्ट करता है, आंवला पाउडर बूस्ट करता है, करेला पाउडर आपके पास बूस्ट करता है, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक, रो एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ये सारी चीजें मेरे पास हैं। ये बाइल और एंजाइम्स की सिक्रीशन को बूस्ट करते हैं। तो आप इस सिंथेटिक और ऑर्गेनिक का कॉम्बो अगर लेंगे ना, इट विल बी ग्रेट। मेरे पास एक गट रिपेयर पाउडर भी है जिसमें मैंने ये सारे कॉम्बोज डाले हुए हैं, वो भी काम आ सकता है। इसी के साथ ही सवाल है, कुछ बच्चों का या कुछ बड़ों का भी यूरिन का प्रॉब्लम होता है कि सोते हुए बीच में निकल जाता है, बच्चों का खास तौर पे, क्या सोल्यूशन है? अच्छा, नॉर्मली जिन बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है ना, या तो उनको एंजाइटी और स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, या उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वीक होता है B1 विटामिन की कमी से या मैग्नीशियम की कमी से। आपका ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और जो एंटेरिक सिस्टम है, आपके 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। ऑटोनॉमिक जो आपका फाइट और फ्लाइट होता है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट, और एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो गट वाला। आपका एंटेरिक और पैरासिम्पैथेटिक मैग्नीशियम और B1 पर बहुत डिपेंडेंट है। नॉर्मली जिन लोगों का मैग्नीशियम और B1 विटामिन कम होता है, उनकी ब्लैडर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। अक्सर बच्चों में जब हम मैग्नीशियम की कमी पूरी करते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के हम सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उनका ब्लैडर कंट्रोल जो है वो बेटर हो जाता है। और B1 सप्लीमेंट्स भी जब हम देते हैं, और ऐसे बच्चों में आप नॉर्मली कोरिलेट करेंगे एंग्जाइटी भी होती है। अच्छा, B1 की कमी से एंग्जाइटी भी होती है। ये जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ना, जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, इनमें B1 की भी कमी होती है, तो नॉर्मली इन लोगों में ब्लैडर का भी इशू होता है। दिस इज हाउ वी ट्रीट दैट।